तो स्टॉक वैल्यूएशन के अंदर स्टॉक्स जो है वो रिप्रेजेंट्स ओनरशिप, ठीक है। एंड ओनरशिप जो है वो दो तरह की ओनरशिप होती है, वन इज कॉल्ड माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स एंड वन इज कॉल्ड मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स। तो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में फ़र्क क्या होता है? माइनॉरिटी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो दे रिप्रेजेंट द ओनरशिप, लेकिन वो उनका जो इनपुट है डिसीजन मेकिंग के अंदर वो ना होने के बराबर है, यानी कि उनका इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग पे नहीं होता। तो द डिसीजन, उनके पास जो ऑप्शन होता है वो ये होता है कि या तो वो एक्सेप्ट कर लें जो डिसीजंस जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स के हैं एंड बाय द शेयर, या ये कि वो शेयर सेल कर दें और कहीं और चले जाएं, एग्जिट कर दें। बेसिकली उनके पास कोई तीसरा नहीं होता, ठीक है ना। उनके पास ये ऑप्शन नहीं होता कि यू कैन एबल टू चेंज द डिसीजन, ठीक है। तो इसको कहते हैं माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स, ठीक है। और एक होते हैं मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स। मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स ये वो होते हैं कि जिनको जो है जो डिसीजन मेकिंग की एहलियत रखते हैं, यानी कि वो उनके पास इतनी सिग्निफिकेंट पावर होती है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर सकें, ठीक है ना। अब वो जो है वो 51% भी हो सकती है, 10% भी हो सकती है, 20% भी हो सकती है, यानी जितने भी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर सके वो होता है मेजॉरिटी स्टेक होल्डर, सही है। तो वो दोनों ओनर्स हैं, लेकिन एक माइनॉरिटी का है और एक मेजॉरिटी का है। हम जो आज जो बात करेंगे स्टॉक वैल्यूएशन स्टॉक्स की, तो हम उसके वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के प्रोस्पेक्टिव होने से क्या वैल्यूएशन में कोई फर्क पड़ सकता है, या कि बोथ वुड हैव द सेम काइंड ऑफ वैल्यूएशन? जी, एनीबॉडी? सर पढ़ना तो नहीं चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली शेयर आउटस्टैंडिंग तो सेम ही रहेंगे ना। ठीक है, ठीक है। तो नहीं पढ़ना चाहिए वैसे टेक्निकली तो जो है शेयर आउटस्टैंडिंग आपने कहा कि सेम रहेंगे और डिविडेंड वगैरह जो भी होगा वो तो सेम रहेगा, तो वैल्यूएशन में नहीं पढ़ना चाहिए टेक्निकली। लेकिन थोड़ा सा एक फ़र्क पड़ता है। वो क्या फ़र्क पड़ता है? मैं इसी वजह से इसको जो है ना हमने माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में कहा कि जो माइनॉरिटी जो शेयर होल्डर्स होते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट, तो उनकी वैल्यूएशन स्टार्ट होती है जब डिविडेंड जब दी जाती है कंपनी, ठीक है ना। यानी कि डिविडेंड देने का इख्तियार माइनॉरिटी के पास नहीं है। तो वॉट एवर एक्सोजीनियसली जो भी डिविडेंड डिटर्मिन करेगा, दे हैव एन ऑप्शन टू टेक अ डिविडेंड, और आप कंपनी को शेयर किसी और शेयर में चले जाएं। तो बेसिकली अगर हम फॉर अ माइनॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारा एनालिसिस शुरू होगा डिविडेंड मॉडल से। तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल जैसे मशहूर एक मॉडल है, वो आज डिस्कस भी करेंगे। सो दैट इज बेस्ड ऑन द माइनॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, सही है। जो मेजॉरिटी को क्या होता है, वो डिविडेंड देने को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, यानी कि उनके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जो है डिविडेंड पॉलिसी बनाने का इख्तियार होता है। तो जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स होते हैं वो ये कह सकते हैं कि वो डिविडेंड ना दिए जाए, रिटेन कर लिया जाए, ठीक है। इन दैट केस उनका जो शुरू होगा वो बिफोर दैट डिविडेंड पॉलिसी होगा, विच इज़ फ्री कैश फ्लोज। जो फ्री कैश फ्लोज, जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि फ्री कैश फ्लोज जो है वो दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर्स, और दैट इज़ द डिस्पोजल ऑफ द मैनेजर्स, यानी शेयर होल्डर्स को। तो वो फ्री कैश फ्लोज को कैसे यूज़ करें, दैट इज़ एक्चुअली मेजॉरिटी स्टेक होल्डर डिसाइड करते हैं। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा वैल्यूएशन होता है, जैसे एक तो सिंपल वैल्यूएशन मॉडल है कि आप फ्यूचर एक्सपेक्टेड बेनिफिट को डिस्काउंट करते हैं खास रेट से। तो जो बेनिफिट होगा दैट विल स्टार्ट विद डिविडेंड इफ़ यू हैव अ माइनॉरिटी स्टेक होल्डर, और अगर वो बेनिफिट और मेजॉरिटी प्रोस्पेक्टिव से है तो डिविडेंड से पहले वो फ्री कैश फ्लो से स्टार्ट हो जाएगा। तो द फ्री कैश फ्लोज यू विल बी गिविंग। तो फॉर अ मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स प्रोस्पेक्टिव से आप कॉर्पोरेट वैल्यूएशन मॉडल करेंगे, और फॉर अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स आप डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल करेंगे। तो वो दोनों मॉडल हम डिस्कस करेंगे। चीज़ एक ही है, मतलब दोनों मॉडल बेसिकली एक ही है, बस सिर्फ उसमें जो है ये फ़र्क है बेसिकली, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर है। सो ये एक माइनर सा फ़र्क होता है। तो आई थिंक विल बी स्टार्टिंग विद डिविडेंड डिस्काउंट, एंड देन हम उसको कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में कैसे फिट करेंगे तो वो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन? ओके सर, ठीक है। तो ये तो सारी चीज़ें जो है ना, तो हमने ये जो है डिफरेंट अप्रोचेस फॉर वैल्यूइंग कॉमन स्टॉक, 3 बेसिक अप्रोचेज हैं। बेसिकली हम इन 2 पे फोकस करेंगे, थर्ड वन पे भी हम कर सकते हैं, मतलब वो इट्स मोर ऑफ अ कंसेप्चुअल टर्म। लेकिन 2 मॉडल्स होते हैं, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल एंड कॉर्पोरेट वैल्यू मॉडल।
तो इसको हम फोकस करेंगे। अच्छा, ये जो है वही वही वाली बात है, एक जनरल इक्वेशन है जिसके अंदर जो है वैल्यू ऑफ अ फर्म निकाली जाती है। तो यू हैव द वैल्यू ऑफ द फर्म इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स। तो बेनिफिट जो है वो माइनॉरिटी के हिसाब से जो है मेजॉरिटी के हिसाब से एफसीएफ है। तो यहाँ पे आपने एफसीएफ कर लिया और उसको डिस्काउंट कर दिया किसी भी डिस्काउंट फैक्टर के हिसाब से। तो बिकॉज एफसीएफ जो है ये बिफोर इंटरेस्ट आता है, बिफोर, तो दैट मीन्स कि इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ जॉइंटली प्रॉपर्टी ऑफ डेट एंड इक्विटी। तो इस वजह से जो डिस्काउंट फैक्टर जो अप्लाई करेंगे वो वैक होगा। तो एफसीएफ को अगर वैक से डिस्काउंट कर दें तो विल गेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फर्म। दिस इज द कॉर्पोरेट, एक्चुअली दिस इज द कॉर्पोरेट वैल्यूएशन मॉडल कि आपने जो है ना उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, ठीक है ना। अच्छा, प्रॉब्लम क्या आती है, हमने जो है ये सेम फॉर्मूला है, ये हमने बॉन्ड में भी पढ़ा है। बॉन्ड के अंदर भी प्रेजेंट वैल्यू आप निकाल रहे होते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटीज एंड प्रेजेंट वैल्यू। और इसमें भी वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम कहाँ आती है, वेयर द स्टॉक्स गेट ट्रिकी। वो ये होता है कि बॉन्ड के अंदर तो एक खास टाइम पीरियड होता है। लेट्स सपोज 30 साल का बॉन्ड है, तो 30 साल के बाद आपकी कैश फ्लोस खत्म हो जाती हैं, तो यू कैन कैलकुलेट द इम्पैक्ट। शेयर्स जो है वो परपेचुअल है, तो दैट मीन्स कि वो जो है वो अनलिमिटेड पीरियड के लिए होते हैं। तो अगर आपको स्टॉक वैल्यूएशन करना है इस मॉडल के थ्रू, तो आपको FCF 1 से लेके FCF इंफिनिटी तक जाना होगा, एंड यू डिस्काउंट ऑल दीज कैश फ्लोज बाय वैक बेसिकली। तो एक तो ये कि ये वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बड़ा मुश्किल है कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द इंफिनिटी लेवल कैश फ्लोज। तो थ्योरेटिकली तो हम समझ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो है ना इसको करना बड़ा मुश्किल है, जिसकी वजह से स्टॉक वैल्यूएशन इट्स अ वेरी ट्रिकी बिजनेस। दूसरा जो है जो पॉइंट आ सकता है वो ये कि जो बॉन्ड वैल्यूएशन है, बॉन्ड के अंदर जो पीएमटी होता है या एन्युटीज होती हैं, तो वो किसी से लिंक्ड होती हैं, आइदर वो फिक्स होती हैं या ये कि किसी बेंचमार्क से लिंक्ड होती हैं। FCF के अंदर देयर इज नो मॉडल दैट कैन प्रिडिक्ट व्हाट विल बी द FCF। तो FCF जो है वो इसके लिए कोई बेंचमार्क नहीं है। तो वो जो एक तो ये कि वो डिस्काउंट फैक्टर लॉन्ग टर्म, एक तो लॉन्ग टर्म है, दूसरा ये कि यू डोंट हैव एनी बेंचमार्क एनीथिंग जिससे आप प्रेडिक्ट कर सकें। तो इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव जजमेंट। तो इक्विटी वैल्यूएशन इज़ अ हाईली सब्जेक्टिव, जिसके अंदर आपके बहुत सारी चीज़ें सब्जेक्टिव जजमेंट आ जाती हैं। इसी वजह से ये ज़रा मुश्किल पॉइंट है। तो सब्जेक्टिविटी को ख़त्म करने के लिए हम कुछ अजम्पशंस कर रहे होते हैं, सही है ना, तो वो हम पहले डिस्कस कर लेंगे। तो ये बात समझ में आ गई। प्रॉब्लम्स कहाँ आती है वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि इक्विटी इज मोर रिस्कियर बिजनेस, बिकॉज एक तो उसकी टाइम पीरियड ज़्यादा होता है, यानी कि आप जो है जितना टाइम पीरियड आगे आते हैं तो वैसे ही उसकी कैश फ्लोज में सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट बढ़ सकता है। और दूसरा इटसेल्फ जो फ्री कैश फ्लोज है उसकी प्रोडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज वो किसी बेंचमार्क से टाइट नहीं होती, बल्कि उसके अंदर कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाने पड़ते हैं आपको। सो इस वजह से जो है इसके अंदर जो है ना सब्जेक्टिविटी का आंसर है। सो हमारा जो मकसद है वो ये कि विल ट्राई टू गेट एज क्लोजर टू रियलिटी, बट साइड बाय साइड विल मेकिंग फ्यू अजम्पशंस, सही है। तो हम पहले ये करेंगे कि कुछ अनरियलिस्टिक अजम्पशन करेंगे, जिससे हम उन अजम्पशन के बेस पे शेयर वैल्यू निकालने के काबिल हो जाएंगे, यानी स्टॉक वैल्यूएशन। और उसके बाद हम कुछ अजम्पशन को रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करेंगे। सो वी स्टार्ट फ्रॉम सम अनरियलिस्टिक अजम्पशन, और हम उसको थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करेंगे। विल ट्राई एंड आई विल ट्राई टू जस्टिफाई कि हाउ दिस अजम्पशन इज मोर रियलिस्टिक। सो विल ट्राई टू कम एज क्लोजर टू ऑब्जेक्टिविटी एज पॉसिबल, लेकिन ये कि फिर भी उसमें सब्जेक्टिविटी का आंसर रहेगा, ठीक है ना। तो पहले तो ये देख लेते हैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। सो वील स्टार्ट फ्रॉम विद द डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, उसके बाद जो है वो कॉर्पोरेट वैल्यूएशन पे आएंगे। तो डिविडेंड्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द डिविडेंड, तो यू हैव टू प्रोटेक्ट D1 से लेके D इंफिनिटी तक, एंड देन यू डिस्काउंट दैट विद द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। मैंने जैसे पहले बताया था कि व्हाट वुड बी द डिस्काउंट रेट ऑफ इक्विटी। जैसे डेट का डिस्काउंट रेट इंटरेस्ट रेट होता है, इक्विटी का डिस्काउंट रेट होता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये क्या जी, हाँ, तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या वो होता RE होता है ना, हाँ रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इनटू मार्केट रिस्क हाँ, ये प्रीमियम। कैपम से निकलता है। ये क्या होता है, इसको हाउ वुड यू एक्सप्लेन, कोई बताएगा यहाँ उसमें? ये पिछली क्लास सर में ये तो हमने रिस्क फ्री डिस्कस रेट किया था। के ओवर एंड अबव जो सिस्टमेटिक रिस्क होता है उसको इनकॉर्पोरेट करके जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं।
सही है. So this is the minimum return that investor require in order to invest in a security. अम्मार आप कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, बस. तो मिनिमम रिटर्न जो है रिक्वायर्ड, अच्छा रिक्वायर्ड और एक्सपेक्टेड में क्या फर्क है? सर एक्सपेक्टेड जो होता है वो आपका हिस्टोरिकल होता है. रिक्वायर्ड आप वो रिस्क फ्री रेट्स की इक्वेशन से निकालते हैं आप, बीटा जिसमें इन्वॉल्व होता है. निकालने की तो बात हम नहीं कर रहे. हम कह रहे हैं कि कॉन्सेप्चुअली क्या फर्क है. निकालने का तरीका तो आपको आता ही है. सर अगर एक्सपेक्टेड ज्यादा होगा रिक्वायर्ड से तो अंडर प्राइस है, तो फ्यूचर में उसकी प्राइस बढ़ेगी, तो इसका मतलब है ओवर परफॉर्मेंस है इसकी. सही है. तो रिक्वायर्ड एक्सपेक्टेड वो होता है कि जो आप नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्ट कर रहे होंगे. रिक्वायर्ड वो होता है कि वो मिनिमम जो है आप जिसमें कंफर्टेबल हो इन्वेस्ट करने का. अगर एक्सपेक्टेड रिक्वायर्ड से ज़्यादा होगा तो आप इन्वेस्ट करेंगे, और एक्सपेक्टेड रिक्वायर्ड से कम होगा तो आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे. ये पॉइंट है बेसिकली. अच्छा, एक्सपेक्टेड जो है वो कैश फ्लोज से निकलता है, यानी रिटर्न बेस्ड है, और रिक्वायर्ड वो रिस्क बेस्ड है, कैपएम से निकलता है, बीटा से निकलता है. ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था. सही है ना? तो हायर द मार्केट रिस्क, हायर वुड बी द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है. सो तो डिस्काउंट रेट क्या होगा, और फिर हमने ये बताया था मार्केट इक्विलिब्रियम में तो एक्सपेक्टेड इक्वल्स टू रिक्वायर्ड हो जाता है. सो एक्सपेक्टेड मूव टूवर्ड्स रिक्वायर्ड, मैंने ये भी डिस्कस किया था पिछली क्लास के अंदर जब हमने सिक्योरिटी मार्केट लाइन डिस्कस की थी, कि एक्सपेक्टेड जो है वो रिक्वायर्ड की तरफ मूव होता है थ्रू प्राइसिंग. तो अगर एक्सपेक्टेड ज़्यादा है, रिक्वायर्ड कम है, तो लोग उसको खरीदेंगे, तो क्या होगा, प्राइस उसकी बढ़ जाएगी. जब आपकी उसकी प्राइस बढ़ेगी तो उसका एक्सपेक्टेड कम हो जाएगा. सो एक्सपेक्टेड मूव टूवर्ड्स रिक्वायर्ड. तो दैट इवन एक्सपेक्टेड जो है ना वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में इनरेलेवेंट हो जाता है, बिकॉज दे ऑल मूव टूवर्ड्स एसएमएल लाइन. तो ये हमने डिस्कस किया था. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम वैल्यूएशन करें तो जो डिस्काउंट फैक्टर होगा वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा. दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. दिस इज द मिनिमम रिटर्न दैट यू द इन्वेस्टर रिक्वायर इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटी. अगर उसके बाद भी जो है उस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के डिस्काउंट करने के बाद भी स्टॉक का जो प्राइस है वो मतलब उससे वो प्राइस निकलेगी कि व्हाट वुड बी द प्राइस. वो प्राइस इटसेल्फ वो होगी कि जो यू बिकेम इनडिफरेंट बेसिकली. ठीक है ना, टू गेट दैट कैश फ्लोज डिस्काउंटेड विद द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. तो वो जो सही प्राइस जो होनी चाहिए वो उससे निकलेगी. अगर मार्केट में वो प्राइस से ज़्यादा या कम होगी तो दैट मीन्स कि आप बाय या सेल करेंगे. क्लियर है? बात समझ में आ गई? एनी क्वेश्चंस इन दिस, इस मैकेनिज्म में? ओके. तो पहली अजम्पशन जो हम करते हैं कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल की अजम्पशन है. चलें, लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी, उससे भी पहले एक बेसिक अजम्पशन करते हैं, जीरो ग्रोथ मॉडल. एक शेयर है, पहली अजम्पशन ये है कि अ शेयर एक शेयर है, वो जो है उसका ग्रोथ रेट जीरो है. ठीक है, जीरो ग्रोथ स्टॉक. ऐसा कोई स्टॉक एग्जिस्ट करता है जिसकी ग्रोथ रेट जीरो हो, डिविडेंड ग्रोथ रेट? सर हो सकता है. बताएं कौन सा है. सर मतलब यू मीन टू से कि जो अभी तक जो है हमेशा से फिक्स डिविडेंड दे रहा हो रिस्पेक्टिव डिविडेंड दे रहा हूं, बिल्कुल. थ्योरेटिकली तो नहीं सर, ऐसा वैसे तो आई कैन नॉट रिकॉल एनी नेम, मगर हाँ कि अ लॉट ऑफ कंपनीज आर देयर इन द मार्केट जिनका एक्सपेक्टेड यही होता है कि उनका कांस्टेंट डिविडेंड आता रहेगा. और कोई बताएगा, कोई रिकॉल करें, कोई ऐसा शेयर है कि जो कांस्टेंट डिविडेंड दे रहा हो? कोई ऐसा टाइप ऑफ शेयर है? हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, बॉन्ड वैल्यूएशन के वक्त भी हमने डिस्कस किया है ये बात. कोई रिकॉल करें, कोई एनीबॉडी? फिक्स डिविडेंड कौन सा शेयर देता है? प्रेफर्ड स्टॉक. गुड. सही है ना, हमने डिस्कस किया था प्रेफर्ड स्टॉक ना. प्रेफर्ड स्टॉक एक ऐसा एग्जांपल है जिसके अंदर डिविडेंड फिक्स होता है. तो अगर 11% है या 10% प्रेफर्ड स्टॉक है तो हम ये कहते हैं कि 10% ऑफ पार वैल्यू जो है उसको फिक्स डिविडेंड मिलेगा फॉर एवर. ठीक है, उसको कहते हैं प्रेफर्ड स्टॉक. सर मगर उससे तो हम वैल्यूएशन में तो यूज नहीं कर सकते ना उसको. प्रेफर्ड स्टॉक की वैल्यूएशन इनफैक्ट हमने जो है ना वो बॉन्ड वैल्यूएशन के कॉन्टेक्स्ट में की थी, याद है? मगर सर वो इक्विटी वैल्यूएशन में तो यूज नहीं हो सकता ना. नहीं, मतलब कह रहा हूँ कि कोई एक ऐसी चीज जो फॉर एवर के लिए डिविडेंड फिक्स रखे तो उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी? वो उसका सिंपल सा फॉर्मूला था, पीएमटी डिवाइड बाय रिक्वायर्ड केएस, यानी केपी, प्रेफर्ड स्टॉक का रेट. तो यू विल बी गेट द प्राइस ऑफ द प्रेफर्ड स्टॉक.
सही है ना। तो ये हमने पहले की हुई है। तो सिंपल सा अगर हम पहली अगर हम अजम्पशन ये ले लें कि अब स्टॉक जो कि जीरो ग्रोथ है, तो उसकी वैल्यूएशन करने का आसान सा तरीका ये है कि उसका, क्योंकि डिविडेंड फिक्स होगा, तो जो डिविडेंड मिल रहा है उसे, लास्ट डिविडेंड या जो भी होगा क्योंकि वो फिक्स है, तो डिविडेंड को डिवाइड कर दें उसके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, तो यू विल गेट द प्राइस ऑफ द शेयर। ठीक है, सिंपल सा इसकी वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, ये यहाँ पे भी आप देखें, ये नीचे परपेचुटी, वैल्यूएशन ऑफ परपेचुटी क्या है कि एफसीएफ डिवाइड बाय वैक कर दिया। तो आप एफसीएफ की जगह डिविडेंड रख लें, वैक की जगह रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रख लें, तो यू विल गेट द वैल्यूएशन ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। ठीक है, ये जो हमने परपेचुटी डिस्कस किया था, याद है किसी को? यस सर। ठीक है, अब ये सवाल ये है कि कोई ये कहता है कि यार ये हमने एफसीएफ 1 से लेके इन्फिनिटी तक दिया है, इन सब का जो है फार्मूला कम होके, छोटा होके, इतना सा करके, यानी कि अगर हम ये निकाल लेंगे तो दैट मीन्स एज इफ यानी कि दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर एक्सपेक्टेड फ्री कैश फ्लोज जो कि इन्फिनिटी तक आते हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू ये बनती है। ये कैसे बन जाती है इतने से? सही है ना, मतलब इतना छोटा सा फार्मूला एफसीएफ डिवाइड बाय वैक से यू कैन गेट द इट इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज। तो अगर हम ये करते हैं तो हमारा तो मकसद ही हल हो गया। हमें वी डोंट नीड टू कैलकुलेट एफसीएफ इन्फिनिटी तक, तो एफसीएफ फिक्स होंगी। इसकी वजह क्या है, इसकी कॉन्सेप्चुअल रीजन समझ लें कि जैसे जैसे एफसीएफ अप्रोच करेगी इन्फिनिटी तक, उसकी प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच करेगी जीरो। ठीक है, जैसे जैसे एफसीएफ जो है इन्फिनिटी पर अप्रोच करेगी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू जीरो पे अप्रोच करेगी। वाई? बिकॉज वैक से डिस्काउंट हो रहा है और जो उसकी एक्सपोनेंट है वो बढ़ रहा है। सो वट एवर 1 प्लस वैक होगा, उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो उसकी पावर जो बढ़ती रहेगी, जिसकी वजह से उसकी प्रेजेंट वैल्यू कम होती रहेगी। इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि एज एफसीएफ अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एफसीएफ विल अप्रोच टू जीरो। सो हम कहते हैं ये कि आफ्टर ऑलमोस्ट 20 to 30 ईयर्स के बाद जो एफसीएफ जो बनेगी, दैट विल बी सो मच निग्लेक्टेबल कि उसका इफेक्ट जो है प्राइस में, पॉइंट्स में आ जाएगा। तो बेसिकली प्रैक्टिकल पर्पस के लिए 30 ईयर्स से ऊपर की एफसीएफ जो है वो लेना बेकार है। मतलब 30 ईयर्स से इन्फिनिटी तक की जो वैल्यू होगी वो बिल्कुल डेसिमल्स में आ रही होगी। तो अगर उन सबको तो ये डेरिवेशन के थ्रू इन्होंने निकाला है मैथमेटिशियंस ने कि अगर हम जो है ना उन तमाम वैल्यूज को डिवाइड कर दें, तो किसी भी एफसीएफ को डिवाइड कर दें उसका डिस्काउंट फैक्टर से, तो यू विल गेट द वैल्यू विच इज इक्वल टू ऑल द एफसीएफ टिल इन्फिनिटी डिस्काउंटेड बाय वैक। यहाँ तक बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? यस सर। सर आ तो गई, लेकिन एक सवाल है। आई मीन कि आपने जैसा बताया कि 20 to 30 ईयर्स, तो 20 to 30 ईयर्स में कोई स्पेसिफिक नंबर है कि यहाँ तक एक फाइनेंशियल एनालिसिस को रुक जाना चाहिए, अदरवाइज? इसको जो है ना आप खुद देखिएगा, जब आप अगर आप स्प्रेडशीट में निकालें, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें, तो आप ये देखेंगे जैसे जैसे टाइम 1 पे सबसे ज़्यादा प्रेजेंट वैल्यू होगी, टाइम 2 की उससे कम होगी, 3 की उससे कम होगी। तो जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे ना, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कम होती रहेगी। तो मे बी टाइम 1 पे 100 हो, टाइम 2 पे 50 हो जाए, टाइम ऐसे तरह होता होता वो 30 के आगे जब जाएंगे ना, तो उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू जो नए आने वाली एफसीएफ की होगी वो 0.00 समथिंग होगी। तो अगर इवन इफ वो 30 से लेके 300 तक या 3000 तक भी ऐड करते रहेंगे, तो वो प्रेजेंट वैल्यू में कोई डेसिमल्स के अंदर ज्यादा, उससे ज्यादा इजाफा नहीं होगा। तो इस पॉइंट से ये कहते हैं कि प्रैक्टिकली अगर हम ये कहते हैं कि 30 इयर्स इज लॉन्ग इनफ, जिसके अंदर आपकी एज इफ के आपने पूरा परपेचुटी को इनकॉर्पोरेट कर लिया। इसी वजह से जब आप अपने प्रोजेक्ट में करेंगे ना, तो रिस्क फ्री रेट क्या होना चाहिए? रिस्क फ्री रेट जो है वो तो बहुत सारे रिस्क फ्री रेट हैं, जैसे ट्रेजरी बिल का भी रिस्क फ्री रेट है, पीआईबी भी रिस्क फ्री है। तो वो कौन सा वाला रेट लिया जाए रिस्क फ्री रेट? तो इसका जो इसका तरीका जो मॉडल में वो ये कहता है कि रिस्क फ्री रेट शुड मैच विद द मैच्योरिटी ऑफ द सिक्योरिटी। तो क्योंकि शेयर्स की मैच्योरिटी नहीं होती परपेचुअल, तो यू के रिस्क फ्री रेट वही लगेगा जो परपेचुटी का होगा। एंड बिकॉज यू डोंट हैव अ रिस्क फ्री रेट फॉर परपेचुटी, तो हम ये कहते हैं कि 30 ईयर्स का ट्रेजरी बॉन्ड भी ले लेंगे, तो दैट विल मिमिक जो रिस्क फ्री रेट फॉर एवर होता है। तो इसलिए बहुत सारे पर्पस के लिए 30 ईयर्स तक का हम एक बेंचमार्क रख लेते हैं, बिकॉज उसके आगे जो है ना वो एज इफ के वो परपेचुअल चला जाता है, यानी कि उसका डेसिमल्स के अंदर नेग्लेक्टेबल इजाफा हो रहा होता है। क्लियर है? यस सर। तो ये वैग है। तो अगर फॉर एग्जांपल ये हमने बड़ा आसान काम कर दिया,
अगर तो हम ये कहते हैं, पहली अजम्पशन ये लेते हैं कि भाई द शेयर विल ग्रो एट जीरो रेट, यानी शेयर कांस्टेंट, डिविडेंड कांस्टेंट होगा, तो आप जो है ये जो है प्राइस ऑफ अस कॉमन स्टॉक निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये प्रेफर्ड स्टॉक के लिए तो वैलिड है। व्हाट अबाउट कॉमन स्टॉक? कॉमन स्टॉक के लिए हम क्या करेंगे? कॉमन स्टॉक के लिए फिर हम इसमें थोड़ी सी और अजम्पशन करते हैं। हम ये कहते हैं कि हम जीरो ग्रोथ से कांस्टेंट ग्रोथ में मॉडल मूव हो गए, ठीक है। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि नहीं, अब स्टॉक शेयर इज ग्रोइंग एट अ कांस्टेंट रेट, इट इज नॉट ग्रोइंग एट जीरो रेट। तो हमने बेसिकली वो रेट को जीरो से बढ़ा के सम कांस्टेंट पे ले गए और हमने अज्यूम किया कि शेयर विल ग्रो एट कांस्टेंट रेट फॉर एवर, ठीक है। तो एक हमने ये अजम्पशन कही कि जो शेयर है वो फॉर एवर एक कांस्टेंट रेट पे ग्रो करेगा, ठीक है। अब इस अजम्पशन को किस तरह इनकॉर्पोरेट करेंगे प्राइस के अंदर, सही है। उसके लिए जो है ना, वी नीड कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट ग्रोथ के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? D1, D2, D3, D4, D5, सही है। सो D1 निकालने के लिए क्या करेंगे? D0 जो आपके लास्ट है उसमें 1 + G⁻1 कर देंगे। G इज रेट जो कि जिस रेट से वो डिविडेंड बढ़ रहा है। D2 में क्या करेंगे? रेज़/2, ये करते रहेंगे ना। तो DT जो है वो ये होगा कि डिविडेंड इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ T, यानी एट G T टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब नाउ क्या करेंगे कि आप D1 को जो है क्या वैक से डिस्काउंट करेंगे, D2 को वैक से डिस्काउंट करेंगे, D3 को वैक से डिस्काउंट करेंगे, ठीक है। अब एक चीज समझे, ये जरा इसमें देखें। अब ये यहाँ पे दो काम हो रहे हैं। जब डिस्काउंट करते हैं तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कम हो रही है। सो फॉर एग्जाम्पल, ये जो आपका ब्लू जो लाइन है ना, दिस इज बेसिकली द रेट एट विच द डिविडेंड इज इंक्रीजिंग, ठीक है। यहाँ पे T है, नंबर ऑफ ईयर्स है, और यहाँ पे जो है ना डिविडेंड का जो है वो है, यानी अमाउंट है। तो आप ये देखें कि यहाँ डिविडेंड जो है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, डिविडेंड जो है वो बढ़ रहा है, वो कंपाउंड हो रहा है, ठीक है। यानी कि 1 + G से कंपाउंड हो रहा है, तो जो डिविडेंड बढ़ रहा है। सेकेंडली उसके साथ साथ ये हो रहा है कि जो कुछ भी कंपाउंड हो रहा है वो डिस्काउंट हो रहा है K से, ठीक है। समझ में आ रही है बात? सो यहाँ पे अब दो काम हो रहे हैं। पहले तो हमने जो है ना डिविडेंड को कांस्टेंट कर दिया था, K से डिस्काउंट किया था, तो हमने प्रेफर्ड स्टॉक का, या आप कह लें कि परपेचुइटी का फॉर्मूला लगा के हमने लगा लिया था। अब हम ये कह रहे हैं कि ना डिविडेंड बढ़ भी रहा है और वो डिस्काउंट भी हो रहा है। अब यहाँ पे दो एक्शंस एक साथ हो रहे हैं, यानी कि वो बढ़ भी रहा है और जो कुछ भी वो बढ़ा है एट द सेम मोमेंट वो डिस्काउंट भी हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? सर यही थ्योरी है कि जो 30 साल के बाद जब वो बिल्कुल ही 0.00 हो जाता है, दैट इज द रीजन सर? हाँ, ओके। वो तो खैर वो क्यों, हाँ वो यही वजह है कि जब डिस्काउंट होता 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 इसकी इतनी वैल्यू निकल जाएगी, यानी 30 ईयर्स क्रॉस पे, कि वो नेक्स्ट टू जीरो हो जाएगा, यस। ठीक है। अब ये है कि यहाँ पे बढ़ भी रहा है और डिस्काउंट भी हो रहा है। अब एक चीज मुझे बताएं, अगर मैं कोई एक चीज कहूं कि एक शेयर जो है वो 5% से बढ़ रहा है और वो 10% से डिस्काउंट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है, बात समझ में आ रही है? अगर मैं फॉर एग्जांपल अज्यूम करूं कि एक कांस्टेंट ग्रोथ है, स्टॉक है जो कि 5% से बढ़ रहा है और 10% डिस्काउंट हो रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे जो है ना अपने वैल्यूएशन के अंदर जो है हर डिविडेंड को 5% से ग्रो कराना पड़ेगा, और वो जो ग्रोथ होगी उसको डिस्काउंट करना पड़ेगा बैक टू 0.0 बाय द रेट ऑफ 10%। अगर मैं ये सारे काम करूं, बल्कि हम अगर मैं उसकी जगह हम ये कर लूं कि बजाय इसके मैं किसी चीज को 5% से बढ़ा के 10% से कम करूं, अगर मैं उसको टोटल 5% से कम करूंगा तो बात एक ही है। यस सर। बात समझ में आ रही है? सो अगर मैं किसी भी चीज को 5% से इंक्रीज करूं और साथ साथ उसी को 10% कम कर दूं, तो इससे बेहतर मैं ये करूं किसी को इंक्रीज ही ना करूं और उसको 10% डायरेक्ट कम कर दूं। बात समझ में आ रही है? यस सर। सो अगर मैं ये करूंगा, सो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। यही यहाँ पे किया है। कांस्टेंट ग्रोथ स्टॉक के अजम्पशन के अंदर क्या किया? जी इज कांस्टेंट है, तो हमने क्या किया? डिविडेंड जो कि आपकी आ रही है उसको माइनस कर दिया KS माइनस जी। तो KS वुड बी द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न माइनस जी, जी से ग्रोथ रेट से माइनस कर दिया। तो ग्रोथ रेट के बाद जितना भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बना उसको हमने वही परपेचुइटी के फॉर्मूले में डाल के यू कैन कैलकुलेट अ प्राइस ऑफ अ कांस्टेंट ग्रोथ स्टॉक। ये पॉइंट समझ में आया? जी, कांस्टेंट ग्रोथ स्टॉक की प्राइस आपने निकाल ली।
अब सवाल ये होता है कि इसमें जो है एक इसके अंदर इशू आएगा, वो ये है कि कांस्टेंट ग्रोथ के अंदर, जीरो ग्रोथ के अंदर तो डिविडेंड D1 D0 जो है या D2 D3 सब एक ही होगा, तो कोई भी आप डिविडेंड ले लें एक ही बात है। कांस्टेंट ग्रोथ के अंदर स्टार्टिंग डिविडेंड क्या होना चाहिए, जिसको आप डिस्काउंट करेंगे, यानी जिससे आप परपेचुटी निकालेंगे, तो डिविडेंड स्टार्टिंग वुड बी D1 बिकॉज प्राइस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर एक्सपेक्टेड डिविडेंड। तो जो फ्यूचर एक्सपेक्टेड फर्स्ट डिविडेंड होगा D1, that will be the starting. तो D1 divided by KS minus G करेंगे तो we'll get the price of a constant growth stock. Clear? Yes sir. ठीक है, बात समझ में आई? Clear है everybody? Yes sir. चलो, so ये जो है हमने पहले तो हमने एक अनरियलिस्टिक बात की थी जीरो ग्रोथ, अब हम ये कह रहे हैं कि कांस्टेंट ग्रोथ स्टॉक से नहीं किया। अच्छा, कांस्टेंट ग्रोथ स्टॉक को रियल लाइफ में हम कैसे वो कह सकते हैं? देखें, कंपनीज जो होती हैं वो लाइफ साइकिल पे चलती हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कंपनी की लाइफ साइकिल के अंदर यू हैव अ ग्रोथ, यू हैव अ इंट्रोडक्शन जहाँ पे आपका जो है ना प्रॉफिट्स वगैरह कम हो रहे होते हैं, देन एक आपका ह्यूज ग्रोथ फेज आता है जहाँ पे आप प्रॉफिट नहीं बना रहे होते लेकिन जो है कंपनी बड़ी तेजी से बढ़ रही होती है, और उसके बाद एक बहुत ही लंबा मेच्योरिटी फेज आता है। मेच्योरिटी फेज के अंदर क्या होता है कि यू आर लाइक अ कैश काउ, आपके जो रेवेन्यूज़ हैं वो कांस्टेंट हो जाते हैं, एक्सपेंसेस कांस्टेंट हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म के अंदर आप स्टेबल आपके कैश फ्लोज होती हैं, और उसके बाद जो एक डिक्लाइन आता है बहुत अरसे बाद। तो अगर हम ये कहें कि एक कंपनी है जो कि मेच्योरिटी स्टेज के अंदर है, तो उसकी जो ग्रोथ का पैटर्न होगा वो मोर और लेस कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल ही होगा, जो कि मिमिक करेगा कोई जीडीपी ग्रोथ के साथ या कुछ ऐसे कोई जो इकोनॉमी के बिजनेस एक्टिविटी के साथ मिमिक करेगा। सही है? तो हम एक ऐसी कंपनी जो कि कांस्टेंट ग्रोथ फेज के अंदर है, जो मेच्योरिटी फेज के अंदर है, उसकी जो वैल्यूएशन है वो कांस्टेंट ग्रोथ से हम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? एनी क्वेश्चंस? सर क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आई मीन कंफ्यूजन भी नहीं है कि हाउ कैन यू प्रेडिक्ट कि एक स्टॉक की ग्रोथ कांस्टेंट होगी सर? आई मीन यू कैन नॉट रियली से दिस। हाँ, नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि ये एक अनरियलिस्टिक अजम्पशन है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आप ये देखें, फॉर एग्जांपल मैं एक पॉइंट कहता हूँ, एक कंपनी है वो लॉस भी करेगी प्रॉफिट भी करेगी, लेकिन जितना जो है उसका साइज बढ़ता जाएगा ना, तो उसका जो बेसिकली जो वेरिएशन होती है कंपनी की विद इन कंपनी वो कम होती रहेगी। सो जब आपकी कंपनी का साइज बढ़ता है और मेच्योर हो जाती है कंपनी, तो उसकी जो वेरिएशन होती है ना कंपनी की अंदर प्रॉफिट के अंदर, वो काफ़ी कम हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इट्स नॉट अ परफेक्टली कांस्टेंट ग्रोथ, लेकिन उसकी जो ग्रोथ की वेरिएशन है वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर जैसे अगर मेच्योर कंपनी है, जैसे हप्को की बात कर लेते हैं, या जैसे ये पावर कंपनीज होती हैं, अब यहाँ पे जो है ना आप कोई पैसा लगा सकते हैं, ना आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, आपके मोरलेस जो कैश फ्लो का पैटर्न है वो फिक्स है, प्राइसिंग आपकी फिक्स हुई हुई है, तो मोरलेस डिविडेंड भी आपका कांस्टेंट या फिक्स आ रहा होता है। सो ऐसे मेच्योर बिजनेसेस के अंदर जहाँ पे आपका बिजनेस भी स्टेबल है, मेच्योर है, और आप अपने लाइफ साइकिल में एक मेच्योर स्टेज पे आ जाते हैं, तो उधर आप कह सकते हैं कि ऐसे बिजनेस जो है वो कांस्टेंट तो नहीं, लेकिन उसकी जो फ्लक्चुएशन होती है वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है। सही है ना? सही है ना? तो उस तरह से कह सकते हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि हम कोई बिल्कुल ही कांस्टेंट। बेसिकली हमें अजम्पशंस करनी है, मैं आई ट्राई टू मेक द अजम्पशन एज रियल एज पॉसिबल, ये बात है। वरना ये अजम्पशन अगर नहीं करेंगे तो शायद हम कोई स्टॉक वैल्यूएशन कर ही नहीं सके। सही है ना? ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके। अच्छा, what happens if G, which is the growth rate of dividend, is greater than the required rate of return? ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? एक तो इसकी लॉजिकल रीजन है ये हो नहीं सकता, बिकॉज अगर G K से ज्यादा होगा तो जो प्राइस है वो नेगेटिव चली जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर माइनस हो जाएगा, तो जो टोटल वैल्यू होगी वो माइनस हो जाएगी। ठीक है ना? तो इस वजह से जो है ना G जो है वो K से ज्यादा नहीं हो सकता, तो KS शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन G। सही है ना? और लेकिन इसका एक और कॉन्सेप्चुअल रीजन भी है। ये पहला रीजन समझ में आ गया? नहीं सर। देखिए ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है ना, ये आपका फार्मूला है। अब फार्मूले के अंदर अगर G जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, K से, तो ये पूरा डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाएगा, तो डिविडेंड डिवाइड बाय नेगेटिव विद गेट प्राइस नेगेटिव, तो प्राइस नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना। ओके ओके ओके, गॉट इट। सही है? सो
तो इन दैट केस जो है वो जी जो है उससे कम नहीं हो सकता। अच्छा, इसका एक कॉन्सेप्चुअल रीजन भी है, एक चीज समझ लें। ग्रोथ रेट कब होती है? ग्रोथ रेट उस वक्त होती है जब आप रिटेन करते हैं। डिविडेंड की ग्रोथ रेट कब होती है? डिविडेंड की ग्रोथ रेट जो है वो उस वक्त होती है कि जब आप डिविडेंड को रिटेन करते हैं, ठीक है। डिविडेंड नहीं देते, रिटेन करते हैं, वो बिजनेस में लगाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जो है वो बिजनेस डिविडेंड बढ़ जाता है। तो इसी तरह ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ ऑफ द डिविडेंड इज इक्वल टू द रिटेन अर्निंग। यहां तक समझ में आई बात? ठीक है, ये बात समझ में आई कि डिविडेंड की जो ग्रोथ है वो डिपेंड करेगी रिटेन अर्निंग। फॉर एग्जांपल, अगर 100% आप जो है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, एक कंपनी है वो जो है 100 रुपये कमाती है और 100 रुपये के 100 रुपये डिविडेंड दे देती है। अगले साल भी 100 रुपये कमाएगी, दोबारा डिविडेंड दे देगी। तो अगर सारा के सारा डिविडेंड देगी तो अगले उसकी बैलेंस शीट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट, यानी कि वो अपने आप में इन्वेस्ट नहीं करेगी, तो व्हाट विल हैपन? नहीं बढ़ेगी ना। तो दैट मीन्स वो डिविडेंड कांस्टेंट ही रहेगा। डिविडेंड अगर तो वो 100 रुपये कमाती है और उसमें से 50 रुपये दे दे और 50 रुपये रखे, तो अगले साल जो है वो शायद 100 रुपये ना कमाए, वो हो सकता है 110 रुपये कमा ले, क्योंकि वो जो 50 रुपये बिजनेस में लगाएगी तो उस 50 रुपये से भी 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ग्रोथ रेट जो डिविडेंड का जो बढ़ने की जो रेट है, रेट ऑफ डिविडेंड ग्रोथ जो है वो डिपेंड करेगी कि आपने कितना ज़्यादा रिटेन किया बिजनेस के अंदर, यानी बिजनेस में कितना लगाया, और वो डिपेंड करेगा कि आपने कितना रिटेन किया डिविडेंड। ये बात समझ में आई? यस सर। ओके, लेकिन अब आप सर एक चीज, हाँ हाँ तो सर इसमें नहीं हो, फॉर एग्जांपल जैसे आपने एग्जांपल दी कि 100 रुपीज आपने कमाए और 100 रुपीज दे दिए, ठीक है, बट नाउ ऑन द केस ऑफ रिटर्न अर्निंग आप 100 रुपीज कमा रहे हैं लेकिन आप दे 50 रुपीज रहे, तो माना कि लॉजिकली नेक्स्ट ईयर आपका डिविडेंड ग्रो करेगा, लेकिन आपने दिया ही कम, इस वजह से ग्रो कर रहे हैं ना सर? हाँ, देखिए अब सवाल ये है ना कि अगर आपने दे दिया होता तो वो इन्वेस्ट नहीं होता, इन्वेस्ट नहीं होता तो उसका बेनिफिट नहीं होता। यानी कि अगर आपने दे दिया तो वो कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया, तो पाए का साइज नहीं बढ़ा। लेकिन अगर आपने रिटेन कर लिया तो क्या हुआ कि वो रिटेन भी हो गया, और वो क्योंकि बिजनेस में लगा तो आपका साइज ऑफ बिजनेस बढ़ गया बेसिकली। यानी कि ये इक्वल नहीं है। जैसे इसको एग्जांपल ऐसा है कि आपने वो पैसा कंज्यूम कर लिया वर्सेस वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया, दोनों में पैसा तो उतना ही गया, यानी 50 रुपये कंज्यूम भी हुए, 50 रुपये इन्वेस्ट भी हुए। लेकिन जहाँ कंजम्पशन हुई है वहाँ पे अगले साल उसका बिजनेस नहीं बढ़ेगा, वो खत्म होगा। जहाँ इन्वेस्टमेंट हुई है तो वहाँ पे वो 50 रुपये से मजीद बिजनेस में इफेक्ट पड़ेगा, तो पाई ऑफ साइज बढ़ जाएगा ना। यस, ठीक है। तो रिटेन जितना करेंगे उतना ही जो है उसका साइज बढ़ेगा। अगर आप कंज्यूम करेंगे तो जाहिर बात है वो कंज्यूमर के पॉइंट पे चलेगा, कंज्यूमर अपने एंड पे रिटेन कर रहा है तो अपने एंड पे साइज बढ़ाएगा, बिजनेस में नहीं बढ़ेगा। चलिए क्लियर है? तो ये है कि रिटेन जब आप करेंगे तो वो तो रिटेन अर्निंग जो है वो ग्रोथ लाती है। तो ग्रोथ इज प्रोपोर्शनल टू रिटेन अर्निंग। बेसिकली अगर ग्रोथ की बात करें तो ROE, रिटर्न ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय द रिटेंशन रेट, कि जितना परसेंट रिटेन कर रही है वही वो ग्रोथ करेगी शेयर की। यानी ROE मल्टीप्लाई बाय रिटेंशन रेट, कि कितना परसेंट आपने टोटल रिटेन किया है। तो अगर आपने 50% रिटेन किया है और ROE आपका 20% है तो यू आर एक्सपेक्ट कि योर शेयर विल ग्रो बाय रेट ऑफ 10%। क्योंकि 10% ने डिविडेंड दे दिया तो डिविडेंड एंड 10% रिटेन किया है तो वो 10% ही आपको फ्यूचर के अंदर ग्रोथ शो करेगा। तो अब आप एक चीज समझें कि टोटल बेनिफिट किसी भी शेयर का वो होता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। सही है? यहां तक बात समझ में आई? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड इन मार्केट इक्विलिब्रियम, एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न इज द टोटल बेनिफिट व्हिच यू ड्राइव फ्रॉम द शेयर। यहां तक बात समझ में आई? जी सर ये लास्ट वाली लाइन रिपीट कर दें प्लीज। देखिए, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हमने लास्ट क्लास में SML लाइन के कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि दैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड। ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है कि अगर आपने कोई शेयर बाय किया है तो आपको जो टोटल बेनिफिट उस शेयर का मिलेगा थ्रू आउट, यानी एनुअल फॉर्म में, वो कहलाता है एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, यहाँ बात समझ में आई? तो अगर हम ये कहते हैं रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड, तो वो जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है आपका, वही आपका टोटल बेनिफिट है जो शेयर से मिलेगा। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है सर। अच्छा, बेनिफिट दो तरह का होता है, कैपिटल गेन और डिविडेंड। ठीक है, कैश फ्लोस। तो ये भी समझ में आया। बेनिफिट जो है वो जैसे हमने बॉन्ड में देखा था, करंट यील्ड और कैपिटल गेन यील्ड, इसी तरह शेयर्स के अंदर डिविडेंड्स प्लस कैपिटल गेन प्राइस में, ये दो कंबाइंड बेनिफिट होते हैं।
तो अगर हम ये कहते हैं कि ग्रोथ इज रिटेन अर्निंग, यानी इट इज बेसिकली कैपिटल गेन, ठीक है, तो टोटल रिटर्न वुड नॉट बी लेस देन द पार्ट ऑफ आवर रिटर्न, यानी कि टोटल रिटर्न इज इक्वल टू द डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन। तो ग्रोथ क्योंकि कैपिटल गेन है, तो कैपिटल गेन कैन नॉट बी मोर देन द टोटल रिटर्न, सही है ना? या तो इट इज इक्वल टू द टोटल रिटर्न, वो उससे ज्यादा नहीं हो सकता, यानी पार्ट कैन नॉट बी मोर देन द सम। ये पॉइंट समझ में आ रहा है जी? ये आखिरी पॉइंट समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, तो एक 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 सम है, उसके अंदर कैपिटल गेन भी है और डिविडेंड भी है। तो डिविडेंड जो है, कैपिटल गेन इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो टोटल से ज्यादा हो जाए, ज्यादा ज्यादा डिविडेंड जीरो हो जाएगा तो कैपिटल गेन ही टोटल हो जाएगा ना। तो इस वजह से ग्रो जी जो है, जी कैन नॉट एक्सीड के एस, क्योंकि के एस इज टोटल और जी जो है उसका एक पार्ट है, तो पार्ट कैन नॉट बी मोर देन द सम। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? इस वजह से हम कॉन्सेप्चुअली भी ये कहते हैं कि ग्रोथ जी कैन नॉट एक्सीड के एस, और वैसे भी टेक्निकली भी नहीं हो सकता बिकॉज प्राइस विल गेट टू नेगेटिव। यहाँ तक बात समझ में आई? एनी क्वेश्चन? चलें, सही। अब एक क्वेश्चन, अब सवाल एक हल कर लेते हैं इसका, प्राइस निकालने का, ठीक है? डी नॉट इज $2, जी इज 6, expected dividend stream for the next 3 years and their present value। तो आपने डिविडेंड जो है टाइम 0 पे 2 था, ठीक है ना, उसको फिर ग्रो कराया 6% से, तो टाइम 1 पे कितना हो गया? 2.12। उसके बाद 2.247, अब 2.12 को 6% से ग्रो कराया, फिर इसको मजीद 6% से ग्रो कराया। कैसे ग्रो कराएंगे? 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.06 से तो 2.12 आ जाएगा, 2.12 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1.06 से तो यू गेट 2.247 एंड देन सो ऑन। सो यू कैन कैलकुलेट डिविडेंड, एंड उस सब को जो है डिस्काउंट कर दिया 13% से, तो यू गेट द प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है ना, सिंपल सब है कि यू कैन ग्रो अ डिविडेंड एंड देन डिस्काउंट द डिविडेंड। क्लियर है? सर करके देख लें। करके देख लें, चलिए देख लें यही वैल्यू आ रही है नहीं आ रही। अच्छा, आप डायरेक्टली अगर 2 को कंपाउंड करें 3 पीरियड, तो आप डायरेक्टली 2.382 पर आ सकते हैं, यानी इन दोनों की जरूरत भी नहीं, ये भी चेक कर लें, ठीक है? सर आप कह रहे हैं कि 2 को मल्टीप्लाई करें 0.6 से तो इट विल गिव 2.12, फिर 2.12 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से तो इट विल गिव 2। 1.06 से 1 प्लस 0.06 ना, तो 1.06। 2 को मल्टीप्लाई करें, देखिए ना कंपाउंड कैसे करते हैं, 1 प्लस आई रेस टू पावर n से कंपाउंड करते हैं ना। तो 2 को एक पीरियड कंपाउंड कैसे करेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 1.06 करेंगे तो you'll get this 2.12। सही है? आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 को 1.06 रेस टू पावर 3 करेंगे तो आपको पास डायरेक्ट ये आ जाना चाहिए 2.382, ये वाली। सही है, यही आ रहा है। यस।
जी आया, वैल्यूज आई नहीं आई? जी नवीद। यस सर। ठीक है, सो ठीक है, तो आपने कंपाउंडिंग भी देख ली एंड देन यू डिस्काउंट भी आप कर सकते हैं। डिस्काउंट आपने 13% से किया था तो 2.12 डिवाइड बाय 1.13, इधर किया था हमने 2.382 डिवाइड बाय 1.13 इज टू पावर 3। ठीक है, 3 पीरियड किया था। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चले, ठीक है। अगर 2.12 है, अब इसी का अगर हमने कांस्टेंट ग्रोथ अप्लाई करना है तो क्या करेंगे? ठीक है, नेक्स्ट डिविडेंड कितना था? D1। कांस्टेंट ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है? P नॉट इज इक्वल्स टू D1 अपॉन KS माइनस G। तो P नॉट यानी प्राइस, टुडेज प्राइस, यानी प्राइस एट टाइम 0 के लिए डिविडेंड D1 लेंगे। P1 के लिए कितना, कौन सा डिविडेंड लेना पड़ेगा अगर हमें P1 निकालना है? सेकंड D2। D2, गुड। और P3 के लिए D3, सही है। तो हमेशा एक पीरियड यानी कि एडवांस का लेंगे। तो यहाँ पे आपको P3 के लिए तो D4 लेंगे ना? है, P3 के लिए D4 लेंगे। हाँ सही, P3 के लिए D4 लेंगे। तो अब आपके पास D1 था 2.12, ठीक है ना, डिवाइड बाय 0.13 माइनस 0.06, so you will get 30.29। तो you can calculate the price of the share at a constant growth 30.29। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। P1 के लिए क्या किया इन्होंने? P1 के लिए D2 ले लिया, तो प्राइस ऑफ एट टाइम 1 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखें ना 32.1 आ रहा है, और अगर हम इसको ही 30.29 को 1.6 से कंपाउंड करेंगे तब भी 32.1 आएगा। सही है। तो बेसिकली बिकॉज यू, अगर आपने बहुत सारी चीजें कांस्टेंट सपोज कर ली थी तो आप जो है ना उसको कंपाउंड भी कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आई? जी जी सर। जी सर। अच्छा, अब डिविडेंड यील्ड और कैपिटल गेन यील्ड निकाल लेते हैं। D1 अपॉन P नॉट, डिविडेंड यील्ड का जो फॉर्मूला है वो ये है कि D1 अपॉन P नॉट, यानी डिविडेंड जो आपको मिला है डिवाइड बाय लास्ट प्राइस। तो डिविडेंड आपको लास्ट मिला था 2.12 डिवाइड बाय प्राइस इज 30.29, तो डिविडेंड यील्ड आ रही है 7%। ठीक है, कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे? P1 माइनस P नॉट अपॉन P नॉट। तो P1 हमने निकाला था यहाँ पे 32.1, तो 32.1 में से माइनस कर दिया P नॉट विच इज 30.29 डिवाइड बाय P नॉट, दिस इज 6%। टोटल डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल गेन यील्ड इज 7 + 6 विच इज 13%। 13% ये एग्जैक्टली वही है जो कि आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न था। सही है ना? तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू द डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल गेन यील्ड। ये मैंने अभी जो पहले आपको बताया था, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। यहाँ तक बात क्लियर है? एनी क्वेश्चंस? जी, एनी क्वेश्चंस? कोई सवाल? नहीं सर, क्लियर है सर। क्लियर, गुड। चलिए अब आगे चलते हैं। ये डिविडेंड ग्रोथ रेट 0 पे हमने परपेचुइटी का फॉर्मूला लगा के, अगर डिविडेंड अगर वो उसी में ग्रो नहीं करेगा तो 2 ही रहेगा। 2 डिवाइड बाय 0.13 यू विल गेट 15.38। तो अगर 0 ग्रोथ स्टॉक होगा तो 15.38 होगा, अगर कांस्टेंट ग्रोथ स्टॉक होगा तो 30.29 हो जाएगी उसकी प्राइस। सही है, तो यू कैन कैलकुलेट द प्राइस। ठीक है, अच्छा अब जो है विल बी रिलैक्सिंग द अजम्पशन एज वेल। अब हम ये कहते हैं कि कंपनी जो है वो एक खास पीरियड तक, जैसे मैंने बताया आपके कॉर्पोरेट वैल्यूएशन मॉडल, वो कंपनी लाइफ साइकिल के अंदर एक खास पीरियड तक ग्रो कर रही है, उसके बाद जो है ना वो कांस्टेंट हो जाती है। सही है, तो हम ये कहते हैं कि कंपनी जो है वो ग्रोथ पीरियड के अंदर जो है वो ज़्यादा डिविडेंड देगी, ज़्यादा जो है वो ग्रो करेगी, उसके बाद जो है एक खास पीरियड के बाद कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसको कहते हैं सुपर नॉर्मल ग्रोथ। तो एक टेम्पररी पीरियड है जहाँ पे आपकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही है एंड देन देयर इज अ कांस्टेंट पीरियड जहाँ पे ग्रोथ कांस्टेंट हो जाती है। तो हम थोड़ा सा और रियलिस्टिक बना लेते हैं कंपनी को,
सो अगर एक कंपनी है वो ग्रो कर रही है 30% से फॉर 3 years एंड देन आफ्टर 3 years कंपनी विल ग्रो एट द रेट ऑफ 6% फॉर एवर, लेट सपोज ये है, तो अब क्या करेंगे फिर? सवाल ये है कि कंपनी विल ग्रो एट द रेट ऑफ 30% फॉर 3 years और उसके बाद कंपनी विल रिवर्ट बैक टू इट्स ओरिजिनल 6% ग्रोथ जो पहले था फॉर एवर। कोई किसी का कोई आइडिया है किस तरह करेंगे इसको? अब 30% को कैसे इनकॉर्पोरेट करें मॉडल के अंदर, क्योंकि कांस्टेंट ग्रोथ के अंदर तो ग्रोथ रेट एक ही होता है। जी, एनीबॉडी, एनी आइडिया? सर 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दें जब तक कांस्टेंट है जाने। यस, जब तक कांस्टेंट नहीं रहेगा, जब कांस्टेंट होगा तो वहां प्राइस निकाल लेंगे, और जब तक कांस्टेंट नहीं होगा वहां पे डिविडेंड को इंडिविजुअली डिस्काउंट करेंगे, ठीक है? और देन प्राइस और डिविडेंड को एक साथ डिस्काउंट करेंगे टाइम 0 पे एंड ऐड कर देंगे, तो दैट विल बी द कांस्टेंट ग्रोथ। अब इसको ये देखें, वैल्यूइंग अ कॉमन स्टॉक विद अ नॉन कांस्टेंट ग्रोथ। नाउ डी नॉट था 2, लास्ट डिविडेंड वाज गिवन कितना था? 2, ठीक है? डिविडेंड विल ग्रो एट द रेट ऑफ 30% फॉर 3 years, सही है? तो पहला जो डिविडेंड ग्रो हुआ वो हुआ 30% से, तो 2 इंटू 1.3 से मल्टीप्लाई किया आपने, कंपाउंड कर दिया, यानी 1 प्लस आई और आई इज 0.3, तो ये बन गया 2.6। टाइम 2 में जो है आपने मजीद 30% से ग्रो कराया, तो ये बन गया 2.6 इंटू 1.3 विल बी 3.38। टाइम 3 में मजीद 30% से ग्रो कराया, ये बन गया 4.39। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, Yes, sir. अब टाइम 4 में क्या हुआ कि थर्ड ईयर ऑनवर्ड जो है वो ग्रो करेगा 6% से, तो जी को 6% ले लेंगे, तो क्या हुआ? टाइम 4 में डिविडेंड हो गया 4.658। ठीक है, क्लियर? यस सर। अब आप ये बताएं कि बिकॉज टाइम 3 ऑनवर्ड्स जो है वो ग्रो करेगा 6% से, तो अगर हम प्राइस निकाल लें, P3 निकाल लें, P3 के लिए जो है प्राइस एट द जो कांस्टेंट ग्रोथ फॉर्मूले के हिसाब से प्राइस निकाल लें, तो P3 के लिए डी कौन सा चाहिए आपको? 4 चाहिए, D4 D4। तो आपने D3 को 1.06 से मल्टीप्लाई जो किया था, तो ये D4 आ गया 4.685। तो D4 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ तक तो कांस्टेंट हो गया, तो 0.13 विच इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और -0.6, तो दैट विल बी द प्राइस आ जाएगी 66.54। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। अब डिफरेंस क्या था? आई मीन हाँ, इसमें और प्रीवियस फार्मूला में डिफरेंस क्या था? आई मीन आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस कि 3 साल तक 30% की ग्रोथ थी, चौथे साल में 6% की ग्रोथ थी, हम तो बड़ी उसी तरीके से रहे। आई मीन हमने ये किया कि हाँ, हमने देखें अब 2 ग्रोथ रेट्स है ना, हमें जो ये जो फॉर्मूला है कांस्टेंट ग्रोथ के अंदर, इसके अंदर लॉन्ग टर्म ग्रोथ का फॉर्मूला है ये, दैट मींस कि इसके अंदर जो है सिर्फ वो जो फॉर एवर ग्रोथ है उसमें आएगा। तो हमने जब तक के फॉर एवर नहीं था उसको इंडिविजुअली हमने निकाल लिया। जब ठीक आपके है। टाइम 3 पे जो है ना, देखिए ना, एक पॉइंट समझे, आप ये कह रहे हैं कि इसमें कंपाउंडिंग नहीं हो सकती? हाँ, मैंने टाइम 3 पे जो है वो फॉर एवर हो गया, तो हमने प्राइस निकाल लिया। अच्छा, प्राइस जो P3 होगा, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स, दैट मींस कि D4 से लेके D इंफिनिटी तक के जितने भी डिविडेंड्स होंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू P3 होगी। ये मानते हैं? सही है ना? तो अगर हमें P3 निकाल लें और P3 को वापस टाइम 0 पे ले जाएं और D1, D2 और D3 को भी टाइम 0 पे ले जाएं और ऐड कर देंगे, तो ये तमाम फ्यूचर एक्सपेक्टेड डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि हमने D1 को जो है टाइम 0 पे ले गए, डिस्काउंट किया 13% से, तो आ गया 2.301। D2 को जो है ये भी ले गए, D3 को भी ले गए। अच्छा, फिर अब ये जो है P3 है बेसिकली, तो D3 और P3 को एक साथ भी ले जा सकते हैं ऐड करके, या अलग अलग भी ले जा सकते हैं। जैसे D3 गया तो ये 4.394 है, उसकी वैल्यू आ गई 3.045, और P3 विच इज 66.54, इसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी 46.11। P3 का मतलब ये है कि D4 से लेके D इंफिनिटी तक जितने भी डिविडेंड्स होंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू 66.54। सो अगर हम P3 और D1, D2, D3 को ऐड कर दें, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें 54.107, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स। यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। क्लियर है? यस सर। मुश्किल है लेकिन क्लियर है सर। तो आप एक काम करें, इसको यही सवाल जो है ना उसमें करके देखें, सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है ना? टाइमलाइन बना लें, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ टाइमलाइन।
और उसके अंदर जो है डिविडेंड्स डालें, खुद ही करें, कैलकुलेट करें सारी चीज़ें, और देन उसको जो है टाइम 0 पे ले जाएं, देन ट्राई टू फाइंड आउट के आंसर सही आ रहा है। ठीक है, करें आप ज़रा उसको। जी आंसर आया? जी यस सर, सही है। सही है। बट सर अभी सारे नहीं किए। हाँ। चलें आगे चलते हैं, ठीक है, चलें आगे। सर सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। चलें, लेट्स मूव अहेड, ठीक है। ओके सर। कितना हो गया? आई प्राइस निकली? प्राइस तो नहीं निकली, मैं डी कैलकुलेट कर रहा हूँ। जी नावेद, और किसी ने और कोई कर रहा है? चलिए लेट्स मूव अहेड, ठीक है ना, आप इसको कर लीजिएगा। ओके सर। ठीक है। So the dividend capital gain yield जो है for the first and the fourth year क्या होगा? Dividend yield is dividend which will be 2.6 divided by 4.81, capital gain जो है वो 8.19 आएगी, यानी 13% में से
सो इसके अंदर जो है ड्यूरिंग नॉन कांस्टेंट डिविडेंड यील्ड एंड कैपिटल गेन यील्ड आर नॉट कांस्टेंट एंड कैपिटल गेन यील्ड इज नॉट इक्वल्स टू जी, ठीक है ना। बट लेकिन आफ्टर 3 years स्टॉक हैज अ कांस्टेंट ग्रोथ, डिविडेंड का कैपिटल गेन यील्ड यानी डिविडेंड यील्ड ऑफ 7% और कैपिटल गेन यील्ड ऑफ 6%। तो 3 साल के बाद वो कांस्टेंट हो जाएगी, बीच में जो है ना वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। अच्छा, एक और सवाल है, अब इसको देख लें। नॉन कांस्टेंट ग्रोथ है 0% से 3 years और उसके बाद कांस्टेंट ग्रोथ है, तो जहाँ पे 30% था वहाँ 0 कर दिया, तो बेसिकली टाइम 0 टाइम्स डी नॉट D1 D2 और D3 ये 2 होगा, D4 आपने निकाल लिया 6% से 2.12, P3 निकाला फिर आपने, क्योंकि इसके बाद कांस्टेंट हो रहा है फॉर एवर, तो हमने P3 निकाला, दैट इज 30 और 30 और ये वाला तीनों टूस को जो है ये जो है टाइम 0 पे ले गए एंड देन प्राइस निकाली तो वो निकल रही थी 25.72, ठीक है। अब इसको आप मल्टीपल भी कर सकते हैं कि अगर आप ये कहें कि 5 साल तक जो है वो इतने % ग्रोथ हुआ है, 10 साल तक इतने % हुआ है, उसके बाद कांस्टेंट हुआ है, तो आप जो है ना जब तक के नॉन कांस्टेंट है तो आपने डिफरेंट ग्रोथ रेट डाल के यू कैन कैलकुलेट द डिविडेंड्स एंड देन यू डिस्काउंट द डिविडेंड विद द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। और जहां कांस्टेंट हो रहा है उस वक्त की प्राइस निकाल लें, जैसे अगर 3rd ईयर में कांस्टेंट हो रहा है तो P3 निकाल लिया आपने एंड P3 को भी आप वापस ले गए, ठीक है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? ओ सर ये तो अच्छा, सेम अगर है। हमने डिविडेंड नेगेटिव है, जी जो है फॉर एवर नेगेटिव आ रहा है, तो प्राइस तो क्या उसको लेना चाहिए ऐसे शेयर को, यानी उसकी कोई वर्थ होगी ऐसा शेयर जिसमें डिविडेंड जो है वो की ग्रोथ रेट नेगेटिव है फॉर एवर? जी जी नेगेटिव है सर, ये कह हाँ रहे हैं। जी, आई थिंक 6%। नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लास्ट स्लाइड में हमने यही बात की थी ना सर। देखिए अब ये देख लेते हैं कि हमने इस फॉर्मूले में डाला जी को नेगेटिव, दैट मीन्स 2 को जो है ना नेगेटिव है, यानी जी 1 माइनस जी हो जाएगा, तो दैट मीन्स 0.94 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.88 और -3 -13 ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस यानी 0.9 हो जाएगा। 1.88 डिवाइड बाय 0.19 इज इक्वल्स टू $9.89। तो दैट मीन्स इवन इफ अगर जी फॉर एवर नेगेटिव है उसके बावजूद जो इसकी प्राइस है वो 9.89 है, तो अगर इसकी प्राइस $9.89 से कम होगी तो उसको लेने में कोई मुज़ायका नहीं है, सही है। सर इसके रीजन ये था कि जी वाज नेगेटिव बट इट वाज स्मॉलर देन नहीं के। नहीं नहीं, वो रीजन नहीं है इसका। जी नेगेटिव है, लेकिन देखें नेगेटिव का मतलब है कि जी की रफ्तार कम हो रही है, सो दैट मीन्स कि पहला डिविडेंड जो है वो ज्यादा होगा, फिर दूसरा डिविडेंड उससे कम होगा, तीसरा उससे कम होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना, पॉजिटिव तो हो रहा है ना, वो पॉजिटिविटी में नेगेटिविटी आ रही है, तो दैट मीन्स के जो अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे वो कम होगी, लेकिन दैट विल नॉट बी नेगेटिव, सही है ना, वो पॉजिटिव ही रहेगी, सही है। ओके चलें, अब आता है कॉर्पोरेट वैल्यूएशन मॉडल। ये तो हमने डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल डिस्कस कर लिया। कॉर्पोरेट वैल्यूएशन मॉडल के अंदर हमने जो है करना क्या है, कुछ नहीं करना, जहाँ पे डिविडेंड है उसको रिप्लेस कर देना है फ्री कैश फ्लो से, और जहाँ पे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसको रिप्लेस कर देना है किससे? जी कौन बताएगा, किससे करेंगे रिप्लेस? वैक से करेंगे, वैक, ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, करना क्या है अब इसमें, हाउ टू अप्लाई अ कॉर्पोरेट वैल्यूएशन मॉडल। सबसे पहले तो यू कैलकुलेट द फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो निकालने का तरीका हमने चैप्टर 2 में पढ़ लिया था, ठीक है। वंस आपका फ्री कैश फ्लो निकल जाती है, देन कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, ठीक है। फ्री कैश फ्लोज को डिनोमिनेटर में करके वैक को यानी फ्री कैश फ्लोज FCF1 FCF2 वो करके वैक करेंगे, और अगर कांस्टेंट हो रही है तो कांस्टेंट वो FCF डिवाइड बाय वैक माइनस जी करके जो है ना यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म। तो यू कैलकुलेट द वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, ठीक है। उसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो एक्चुअली मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट होता है, डेट एंड प्रेफर्ड। तो अगर हम मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म में से माइनस कर देंगे मार्केट वैल्यू ऑफ डेट एंड प्रेफर्ड स्टॉक, तो यू गेट द मार्केट वैल्यू ऑफ कॉमन इक्विटी, ठीक है। अब कॉमन इक्विटी को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, तो यू गेट द प्राइस ऑफ द शेयर। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई?
कॉर्पोरेट वैल्यू डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में तो यू गेट द प्राइस डायरेक्टली। कॉर्पोरेट वैल्यू मॉडल में पहले तो आप निकालेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, यानी फर्म की वैल्यू, और उस मार्केट वैल्यू के अंदर मार्केट वैल्यू ऑफ डेट एंड प्रेफर्ड माइनस कर देंगे तो आपकी आ जाएगी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को जो है डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग से, तो आपकी आ जाएगी प्राइस। यहाँ तक बात सही है? समझ भाई, समझ में आई? यही आपको अपने प्रोजेक्ट्स में करना है, ठीक है? आपको अपने प्रोजेक्ट में FCF बेस्ड फ्री कैश फ्लो मॉडल ही यूज करना है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये इन्होंने कहा कि भाई आपका जो ग्रोथ है लॉन्ग, एक कंपनी है वो जो है ना 6% से ग्रो कर रही है, वैक 10% है, तो हम क्या करेंगे? इन्होंने कहा कि 3 साल तक जो है वो सुपर नॉर्मल है और चौथे साल जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। तो पहले साल जो आपका FCF आ रहा है -5 है, फिर दूसरे साल 10 है, फिर तीसरे साल 20 है, और 20 के बाद 6% हो जाती है। तो हमने क्या किया, 20 को 1.06 से मल्टीप्लाई कर दिया, यू गेट 21.2। 21.2 को डिवाइड कर दिया वैक माइनस ग्रोथ से, तो यू विल गेट द 530। तो टर्मिनल वैल्यू जो आ गई वो आ गई 530। तो ये कहाँ गई? ये P3 है बेसिकली इन अ वे। 530 को आपने टाइम 0 पे ले गए, 398 उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। 20, 10 और -5 को रिस्पेक्टिवली जो है टाइम 0 पे ले गए, 13% डिस्काउंट कर दिया, तो ये वैल्यूज आ गई। जब टोटल किया तो ये आ गई 416 मिलियन या जो भी कुछ है, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द फर्म। अब 416 मिलियन जो है उसमें से माइनस कर दिया मार्केट वैल्यू ऑफ डेट विच इज 40 मिलियन, सो यू विल गेट 376 मिलियन। नाउ 376 मिलियन को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग से विच इज 10 मिलियन, so you'll get the price 37.69। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से जो प्राइस आ रही थी वो 30 पॉइंट समथिंग आ रही थी, इसके अंदर से आ रही है 37.69। यहाँ तक बात समझ में आ गई? एनी क्वेश्चंस? सर डेट की वैल्यू दी हुई होगी ना? हाँ गिवन हो। देखें अगर मार्केट वैल्यू ऑफ डेट ना गिवन हो तो बुक वैल्यू ऑफ डेट ले लिया, क्योंकि आपके जो बैलेंस शीट के अंदर जो है ना उसमें मार्केट वैल्यू ऑफ डेट शायद आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना हो, तो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट नहीं है तो आप बुक वैल्यू ऑफ डेट ले सकते हैं। सही है ना? ठीक है सर। और एक तरीका भी होता है, अगर आपके पास मार्केट वैल्यू ही निकालनी है तो फिर आप जो है ना इंटरेस्ट एक्सपेंस को जो है ना वो PMT में रखते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं डेट को। सही है ना? इंटरेस्ट एक्सपेंस को पेमेंट्स पे? हाँ, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है ना आपका, जो भी आपके इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है उसको PMT में रखें, और टोटल मेच्योरिटी आपकी जो फर्म की है वो आपको अगर मालूम हो जाए 8 या 9 साल है, वो N आपका हो जाएगा, और I जो है जो भी गोइंग रेट होगा वो हो जाएगा I, एंड देन यू डिस्काउंट दैट, यू कैन कैलकुलेट PVA प्लस PVA, कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। ये हम कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन टू बी ऑन अ सेफ साइड हम ये भी कर सकते हैं, नहीं भी हो तो आप उसको डायरेक्ट बुक वैल्यू ले लें। ठीक है? ठीक है। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? गुड। तीसरा है फॉर्म मल्टीपल मेथड। इसके अंदर क्या है कि आप जो है ना इफ यू नो, यानी फॉर्म मल्टीपल ये है कि अगर आपको PE आपको मालूम है कि फॉर्म जो है खास PE पे ट्रेड कर रही है, तो अगर आपको अर्निंग मालूम है तो प्राइस निकाल सकते हैं। जैसे अगर PE रेशो मोरलेस, क्योंकि कांस्टेंट होता है, मोरलेस लॉन्ग टर्म में कांस्टेंट होता है, तो अगर 10 PE चल रहा है तो दैट मीन्स कि जो भी आपकी नेक्स्ट अर्निंग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, यू गेट द प्राइस। तो इसमें कोई ऐसी साइंस नहीं है। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई? एनी क्वेश्चन सो फार? जी कोई सवाल? नहीं सर, सही। ठीक है, मेरा ख्याल लास्ट टॉपिक ये है मार्केट इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम क्या होगा? एक्सपेक्टेड इक्वल्स टू रिक्वायर्ड। ये मैंने बात की थी उसमें SML लाइन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर पिछली दफ़ा। तो दैट मीन्स के KS जो है ना वो आप, अगर आपका KS मालूम नहीं भी हो तो यू कैन कैलकुलेट KS थ्रू कैपम एंड देन यू कैन प्लेस दैट कैपम। अब आप ये देखें ना, इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट की हमने। पहले प्राइस निकाल रहे थे, प्राइस इक्वल्स टू D1 अपॉन KS माइनस G। तो अगर हम इसको एडजस्ट कर दें, KS को उधर ले जाएं, तो KS यानी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू D1 अपॉन P0 प्लस G।
D1 अपॉन P नॉट क्या कहलाता है जी? प्राइस जीरो, D1 अपॉन P नॉट होगा डिविडेंड डिविडेंड यील्ड। यील्ड। हाँ, G क्या है? कैपिटल गेन यील्ड। तो KS जो है टोटल यील्ड इज इक्वल्स टू डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल गेन यील्ड। ठीक है, क्लियर? तो जो टोटल यील्ड यानी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज द डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल गेन यील्ड इट इज इक्वल टू आपका कैपएम का मॉडल के थ्रू। व्हाई? बिकॉज मार्केट इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो मैंने आपको बताया था ना कि एवरीथिंग मूव टुवर्ड्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। यहां तक बात समझ में आ गई? एनी क्वेश्चंस जी? कोई सवाल? क्लियर है? आगे चलें। तो ये हमने डिस्कस कर लिया हाउ मार्केट factors that affect cost price, anything that would affect KS, beta, growth, that will जो है that would affect the stock price। ठीक है, ये इस स्लाइड में कोई प्रॉब्लम जी? थोड़ा सा इसको देख रहे हैं। हाँ देख लें। देखिए ना, सिंपल सी बात है कि वो फैक्टर्स के वो कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टॉक प्राइस को अफेक्ट कर सकते हैं। एनी फैक्टर जो कि उस फॉर्मूले के अंदर, यानी कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला है, इसके अंदर डी है डिविडेंड, जी कैपिटल गेन, रिस्क फ्री रेट, मार्केट रेट, बीटा। ये चार ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस अफेक्ट हो सकती है। सही ना? तो यही इन्होंने यहाँ पे बताया है कि जी को चेंज, जी कैसे चेंज हो सकता है? इकोनॉमिक कंडीशन से चेंज हो सकता है, फर्म की कंडीशन से चेंज हो सकता है, मार्केट रिस्क प्रीमियम चेंज हो सकता है, बीटा चेंज हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है ना स्टॉक प्राइस पे अफेक्ट कर सकता है। आखिर में जो है प्रेफर्ड स्टॉक है। आई थिंक प्रेफर्ड स्टॉक की हम वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रेफर्ड स्टॉक के बारे में आपको मालूम होगा कि इट्स हाइब्रिड सिक्योरिटीज, इट इज इंक्लूडेड इज अ स्टॉक, लेकिन समटाइम जो है ना वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज क्लोजर टू बॉन्ड। तो इसलिए इसको हाइब्रिड कहते हैं। वैल्यूएशन से वो प्रेफर्ड स्टॉक बॉन्ड से ही तरह से लिंक करता है। जैसे इंटरेस्ट रेट बॉन्ड्स के चेंज होंगे तो प्रेफर्ड स्टॉक का जो है ना वो डिविडेंड यील्ड उसके हिसाब से चेंज हो रहा होगा ना। तो इट मूव्स लाइक बॉन्ड बट इट इज स्टॉक शेयर। So companies can omit preferred dividend without fear of pushing the firm into bankruptcy. प्रेफर्ड डिविडेंड्स, क्योंकि डिविडेंड शेयर है तो वो अगर प्रेफर्ड स्टॉक में डिविडेंड नहीं दिया तो आप बैंक्रप्सी नहीं होगी, इंसॉल्वेंसी नहीं होगी। जैसे मैंने डेट के अंदर बताया था, डेट पे नहीं करेंगे तो आप इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, प्रेफर्ड डिविडेंड पे नहीं करेंगे तो इंसॉल्वेंट नहीं होंगे आप। लेकिन बहुत सारी ऑटोमेटिक जो वो डाली हुई होती हैं शिकें, वो बहाल हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर प्रेफर्ड डिविडेंड नहीं पे करते तो प्रेफर्ड बॉन्ड होल्डर को वोटिंग राइट मिल जाते हैं। और सम टाइम प्रेफर्ड स्टॉक इतने सिग्निफिकेंट हो जाते हैं कि वो वोटिंग राइट की वजह से मैनेजमेंट भी टॉपल हो सकती है। तो इस वजह से प्रेफर्ड स्टॉक जो है वो कभी कभी आपको प्रॉब्लम भी दे सकता है। तो इट्स नॉट लाइक दैट, लेकिन प्रेफर्ड स्टॉक के अंदर क्योंकि आप कमिट कर रहे होते हैं। ठीक है, now this is you can calculate the value of preferred stock जी। एनी क्वेश्चन सो फार? ये हमारा चैप्टर एंड हो गया। कोई सवाल है कोई तो बता दें प्लीज। कोई सवाल है, क्वेश्चन? सर हम प्रोजेक्ट अब करेंगे। प्रोजेक्ट अब आप शुरू कर दें आप।